वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है, मैं उसको बोलता हूं यार तू भी हिंदू मैं भी हिंदू, भाई भाई नो लड़ाई। मेरी बात सुनेगा? सत्ता संपत्ति के सामने भाई भाई नहीं चलता। इसलिए औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह का मर्डर करता है। इसीलिए नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र अपने भाई के पूरे परिवार का मर्डर करता है सत्ता के लिए। राज परिवार में इस प्रकार की बातें होती थी। है अब जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता, कुल देवता शब्द बताने की जरूरत है कि आपको क्लियर हो गया? कुल देवता, देवता अपने आप काफी है, ठीक है? तो हर एक कुल का एक देवता। तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को उखाड़कर खुद की मूर्ति प्रस्थापित करता था। क्यों? नंबर 1, हारे हुए राजा का अपमान करना। नंबर 2, प्रजा को संदेश देना अब से यहां का राजा कौन है? मैं हूं। आप लगान किसको दोगे? मुझे दोगे। तो खैर ये मंदिर की बात को चुन के उठाया गया, एक बात को चुन के उठाया गया कि वहां बाबर ने मंदिर को गिराया और उसके आधार पे पूरी नफरत की बात फैलाई गई। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए मुसलमान राजाओं ने कोई गलत काम किया तो आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं। किसको सजा मिलनी चाहिए? जिसने अपराध किया। पर खैर आज जो बात को फैलाई गई, वास्तव में ये जो इतिहास का देखने का तरीका है ये यहां लाए अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग ये इस प्रकार का इतिहास का तरीका क्यों लाए? इस इतिहास के तरीके को कहते हैं धर्म के चश्मे से, राजा के धर्म के चश्मे से इतिहास को देखना। उसके पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर लूं। बताइए राजा लोग राज्य क्यों करते थे? तो मुझे लगता है राजा लोग करते थे राज्य सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करता था वगैरह वगैरह। खैर अब ये जो मंदिर मस्जिद में से इन्होंने चुन चुन के वे बातें पकड़ी और मुसलमान राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों ने नफरत फैलाने की बात शुरू की। क्यों? अब ये जो इतिहास का तरीका आया वो एक मुस्लिम सांप्रदायिकता में आया, एक हिंदू सांप्रदायिकता में आया। हिंदू सांप्रदायिकता ने एक दृष्टिकोण किया, उसका उलट मुस्लिम सांप्रदायिकता ने किया। ये बात क्यों हुई? ये बात हुई 1857 की विद्रोह क्रांति के बाद। आपको याद होगा 1857 की लड़ाई। बताइए उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? 1857 की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे। उस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। यस नो? यस। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। उन्होंने सोचा अगर यहां राज करना तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। तो ये एक प्रकार का इतिहास है। दूसरे प्रकार का इतिहास जो महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में बताते हैं। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं हिंदू राजा मुसलमान राजा, मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं पर राज किया, हिंदू राजाओं ने मुसलमान पर राज किया और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर शासन करते थे। ये महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में जानते लिखते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। और यही बात इसको आगे ले जाकर उनके बड़े शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो ज्यादा जोर जिसमें देते हैं वो है मेल जोल, जिसको वो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब आजकल बात हो रही है कि भाई आपको तो दूसरी बात बता दूं। गंगा जमनी तहजीब में मुख्य बात क्या है? जहां से जो अच्छा मिले उसको स्वीकार करो। और ये बात हमारी सभ्यता में है, संस्कृति में है, साहित्य में है, कला में है, खाने पीने की चीजों में है, धर्म की परंपराओं में है। मैं एक एक करके 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। अब एक सरल सी चीज आपको बताऊं कि मेरी मान्यता है मेल जोल से ही मानव समाज की प्रगति होती है। जहां भी मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे फैलाए जाते हैं, समाज की प्रगति नहीं होती। एक सरल उदाहरण आपको देता हूं मेलजोल का। मैं तो बंबई से आता हूं। हमारे बंबई में खाने पीने की एक चीज मिलती है, शायद पता नहीं आपको पता है कि नहीं, किसी को पता? वड़ा पाव। चल अच्छा लगा, मेरे मुंह में पानी आ गया वड़ा पाव के।
अब मैं वड़ा पाव का विश्लेषण आपके सामने करना चाहता हूं। बताइए, वड़ा पाव में बाहर क्या दिखता है? पाव। पाव आया था अफगानिस्तान से। अंदर वड़ा बनता है चने की दाल से, अंदर स्वाद के लिए आलू, और स्वाद को और बढ़ाने के लिए डालते हैं अदरक। आलू आया था स्पेन से, चने की दाल आई थी मेक्सिको से, और अदरक जहां से आई थी उसको आप पहचानते हैं, अदरक वहां से आई थी जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आ रही हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। वेरी गुड। इतनी सारी जगहों से इतनी सारी चीजें आई, हमारा प्यारा सा वड़ा पाव बना, और मेल जोल से हमारा वड़ा पाव बना। और दूसरी आपको बात बता दूं, एक इस पर तो मैं थोड़ा और भी बोलूंगा कि एक पता होगा आपको, मैं बीच में वह खाने पीने की एक चीज बहुत पॉपुलर है, सुना है? बिरयानी। फिर से मुंह में पानी, नहीं खाने के पहले यही काम अच्छा है। अब बिरयानी में मुझे बीच में मौका मिला हैदराबाद रहने का, 1 साल के लिए बिरयानी खाता था, ऊपर वाले को धन्यवाद देता था और वजन बढ़ाता रहता था। और फिर मैंने सोचा आखिर पता तो करे बिरयानी आई कहां से। पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में उसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ मसाले अच्छे मिलते हैं, उसमें मसाले डाले तो क्या बन गई? बिरयानी। आप भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करता हूं, और ये हमारी जो मेल जोल की चीज है ये इसी से आई। और इसलिए आपने पता होगा आजकल एक दौर चला है शहरों के नाम बदलने का। वो इलाहाबाद था, क्या हो गया? प्रयागराज। फिर हमारा दूसरा कौन सा शहर बदल? हाँ, मुगल सराय। ठीक है, अब नाम बदल रहे। तो एक हमारे पत्रकार महोदय, अच्छे पत्रकार, वो गए भारत के एक महान इतिहासकार इरफान हबीब के पास। हबीब साहब को उन्होंने पूछा, सर ये बताइए ये शहरों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं? तो इरफान हबीब कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो मिली जुली है, इसमें सभी धर्मों का प्रभाव है, पर इसमें जो इस्लाम का प्रभाव है ये उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां इस्लाम का प्रभाव है उसको आप निकाल दो। तो फिर इरफान साहब खुद एक मजाक करते हैं, बोलते अगर इनको ये जो इस्लाम का प्रभाव, पर्शिया का प्रभाव, ईरान का प्रभाव निकालना है तो सबसे पहले इन्होंने एक काम करना चाहिए। यहाँ एक बड़ा पॉलिटिशियन है जिसको चाणक्य बोलते हैं, क्या नाम है? अमित शाह। बोले उसका नाम क्यों नहीं बदलते? क्योंकि शाह शब्द भी पर्शिया से आया है, शहनशाह, बादशाह, ये सब वहीं से आए हुए हैं। तो ये बात हुई, हम कहां से किस किस को रोकते बैठे हैं। अब ये इसकी बात हो गई। और जहां तक धर्म की परंपरा का सवाल है, इतने सारे समाज के सामने जो सिख धर्म को इतने अच्छे से जानता है, ये मैं सूरज को दिया नहीं दिखाना चाहता, पर आपको पता होगा भारत में 2 महान परंपराएं हैं, और इन 2 महान परंपराओं ने इंसान को इंसान से जोड़ा। एक को हिंदू धर्म के नाम से पहचाना जाता है, भक्ति परंपरा। बताइए, भक्ति परंपरा को मानने वाले केवल हिंदू थे, मुसलमान थे या दोनों थे? दोनों थे। सूफी परंपरा, मियां मीर साहब जिन्होंने गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन रखी है, राइट? मियां मीर। अब ये सूफी परंपरा बताइए, सूफी संतों को मानने वाले केवल मुसलमान, केवल हिंदू या दोनों? दोनों। इसलिए मेरी समझ है दोस्तों, जो धर्म का मर्म, द इसेंस ऑफ रिलीजन, वो उसकी मॉरल वैल्यूज में है, उसके नैतिक मूल्यों में है, जो हमको सिखाता है इंसान से इंसान का प्यार, यही एक असली मजहब है। और जो कर्म कांड के पीछे जाता है वो एक दूसरी चीज होती है, जो आपका सिरसा जैसे शहर में तो इसको हम और क्लियरली देखते हैं। खैर, अब ये चीजें जो भारत के इतिहास में हुई, उसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। हमारे मित्र ने बहुत अच्छे से बता दिया कि वो इतने जने होंगे, इतने लोगों को मारा गया, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा वो हिसाब। में कहीं अगली मीटिंग से बताऊंगा, पर आपने सुन दिया तो वो नहीं बता। एक दूसरी बात कही जाती है कि मुसलमान, यहां जो इस्लाम फैला वो मुसलमान राजाओं के प्रभाव से फैला। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए। ठीक है, घोड़े भी बैठ के आते ना, उनको कोई वो उड़न तश्तरी थोड़ी मिलने वाली थी, या पुष्पक विमान तो उनके लिए बैंड था, पुष्पक विमान में थोड़ी मिलने वाला था, घोड़े पर बैठ गया। बोलते मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। उन्होंने लोगों को कुरान से, तलवार से डराया और कुरान स्वीकार करने को मजबूर किया।
मैं ऐसे एक कॉलेज में गया, मैं बोल रहा था वहां स्टूडेंट्स को, देखो भाई लोग बोलते मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। तो 2-3 स्मार्ट लड़के लड़कियां खड़े हुए, बोले सर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? सवाल है। पर इतना है कि राजा का काम मजहब फैलाना नहीं होता था, राजा का काम होता था राज्य का विस्तार करना। और केवल भारत का एक राजा हुआ है, भारत में एक ही राजा हुआ है जिसने अपने मजहब को फैलाया, और वो उसका नाम आप मुझे बताएंगे? सम्राट अशोक। कौन सा धर्म फैलाया? बुद्ध धर्म। तलवार की नोक पर या प्यार के आधार पे? याद रखिए दोस्तों, जो भी धर्म फैलता है मेल जोल से फैलता है, प्यार से फैलता है। तलवार के आधार पे आप मोहब्बत को नहीं फैला सकते। तलवार नफरत की निशानी है, मोहब्बत ये धर्म की निशानी है, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। खैर, फिर भारत में इस्लाम फैला कैसे? तो उसके लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, और यहां मैं एक थोड़ा वो केबीसी स्टाइल को लाना चाहता हूं। वो केबीसी तो देखा हुआ है आपने, ऑप्शन देते, पर एक वार्निंग दे दूं, वो केबीसी में बहुत बड़े बड़े प्राइज मिलते, मेरी जेब खाली है, मैं ज्यादा प्राइज नहीं दे सकता। तो यही बताइए, भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनाई गई? दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल या केरल? केरल में। आपका जवाब तो बिल्कुल सही है, पर केरल में मुसलमान राजा का राज्य नहीं था। 7वीं शताब्दी में केरल में चेरा मंजूमा मॉस्क बनी, राजा ने बनाई? गलत। और इस्लाम राजाओं के थ्रू आया? गलत। वहां अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां का सामान यहां लाते थे, यहां का सामान वहां लेके जाते थे। तो अरब देशों से क्या लाएंगे खास खाने के लिए? खजूर। यहां से क्या ले जाएंगे? नारियल। अब ये दुर्भाग्य की बात है, आजकल नारियल को हिंदू से जोड़ा जा रहा है, खजूर को मुसलमान से जोड़ा जा रहा है। मुझे दोनों चीजें अच्छी लगती है, मैं कहा जाऊंगा मुझे पता नहीं। अब खैर, अरब देशों से व्यापारी आए और उनके मेलजोल से यहां इस्लाम के फैलने का शुरुआत हुई। और जो बाकी इस्लाम फैला, उसमें याद रखिए, जो ज्यादा इस्लाम फैला वो बाहरी दबाव से नहीं फैला, लोगों के अंदर की तकलीफ से फैला। और इस अंदर की तकलीफ का एक उदाहरण हमको मिलता है 1956 में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने एक धर्म को छोड़ा। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म स्वीकार किया? किसी ने उनको तलवार दिखाई थी कि आप हिंदू धर्म में छोड़कर बुद्ध धर्म में आ जाओ? तलवार के आधार पे काम नहीं हुआ था, ये काम हुआ था वास्तव में सूफी संतों के प्रभाव में। सूफी संतों के प्रभाव में बता दूं आपको कि सूफी संत, हमारे यहाँ का जो दलित समाज था, दलित समाज को मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी, छुआछूत। इसीलिए मैं सिख धर्म से आने वाले लंगर की परंपरा का सबसे ऊंचा सम्मान करता हूं। सब लोग मिलकर खाओ, जाति कोई जाति नहीं होती, कोई अलग भेदभाव नहीं होता, मिलकर खाओ। ये लंगर की परंपरा जो है, इसके मुकाबले में दुनिया की कोई परंपरा मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी लंगर की लगती है। सूफी संतों की भी यही बात, उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। और जो लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। यही बात स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। तो भारत में सांप्रदायिक राजनीति आई कैसे? हिंदू धर्म के नाम का राष्ट्रवाद आजकल बड़ा पावरफुल हो गया है। आपके यहाँ बीच बीच में सरकारें, कुल पंजाब की, हरियाणा की खास बात अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ इतना हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा बधाई देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसी ट्रेडिशन को मेंटेन करके केवल भारतीय राष्ट्रवाद की बात को आगे बढ़ाएंगे, और जो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है उसको आप पीछे रखेंगे। तो खैर, ये धर्म के नाम का राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, ये कहां से आया? तो दोस्तों, भारत में एक्चुअली राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आने के बाद। पहली बात याद रखिए, अंग्रेजों के आने के पहले यहां बादशाहतें थी, किंगडम्स, राजाशाही। राजाशाही राष्ट्र नहीं होता, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्र कब बनता है?
राष्ट्र बनता है जब लोगों में एक कांटेक्ट होता है, मॉडर्न एजुकेशन आता है, कम्युनिकेशन होता है, वगैरह वगैरह। तो खैर यहां ये भी बात हम देख रहे हैं कि अंग्रेज लोग यहाँ आए। तो जरा थोड़े से में कुछ लोग आप मुझे बताइए, अंग्रेज लोग भारत क्यों आए? व्यापार, वेरी गुड। व्यापार करने के रुपए क्या व्यापार के बाद क्या किया उन्होंने? साम्राज्य स्थापन किया। साम्राज्य स्थापित करके क्या किया? हमारी संपत्ति को क्या किया? लूट कर ले गए। तो ये पहला एक शासक था जो राज्य भी कर रहा है और संपत्ति को लूट के ले भी जा रहा है। पहले दो प्रकार के शासक थे, मुस्लिम शासक, हिंदू शासक, कि जो राज्य के अंदर लगान वसूल करते थे, राज्य के बाहर लूटमार करते थे। अब उसमें लूटमार का एक आपको उदाहरण दे दूं कि आपको तो पता होगा हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध राजा है जिनके नाम पे शिवाजी महाराज। हमारा रेलवे स्टेशन शिवाजी, एयरपोर्ट शिवाजी, हमारा बड़ा पार्क शिवाजी। खैर शिवाजी के अच्छे राजा थे, वो बात अलग है। तो खैर पहले राजा लोग, शिवाजी महाराज की फौज, तो खैर शिवाजी महाराज के पहले मैं थोड़ा आपको अपने प्रधानमंत्री पे ले आता हूं। अपने प्रधानमंत्री का तो आपको पता है कैसे मस्त मस्त बातें बताते हैं, पावरफुल बताते। तो 2014 के चुनाव के पहले वो मुंबई आए और बोले, क्योंकि मुंबई में आपको अगर वोट जीतना है, वोट लेने के लिए शिवाजी का नाम लेना जरूरी रहता है। तो बोले देखो शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब की संपत्ति को लूटने के लिए उन्होंने सूरत पर लूटमार की। औरंगजेब की संपत्ति को लूटने के लिए उन्होंने सूरत पर लूटमार की। मैं हैरान हो गया, औरंगजेब की संपत्ति दिल्ली में थी कि सूरत में थी? कभी आपसे मुलाकात हो तो बता दीजिएगा, ठीक ठाक बोला करो, इतना इतना जबरदस्त क्या बोलते हो। खैर मैं ये बता रहा था कि राजा लोग लूटमार करते थे, ठीक है। अब तो पहले दो प्रकार के मुसलमान राजा है, एक जैसे महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर 16 बार लूट कर ले गया। वो हिंदू धर्म का अपमान करने आया है, संपत्ति को प्राप्त करने आया है, मैं फैसला आपको छोड़ देता हूं, उस पर मैं नहीं जा रहा। तो राजा लोग दो प्रकार, राज्य के बाहर की संपत्ति को लूटना, राज्य के अंदर के लगान वसूल करना। खैर तो अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने राज भी किया और संपत्ति को लूटकर ले भी गए। अब इसके दौरान, राज्य करने के दौरान, संपत्ति लूटने के दौरान उन्होंने कई परिवर्तन लाए। परिवर्तन क्या लाए? परिवर्तन लाए नंबर 1, यहां का सामान उनको ले जाना है कहां? इंग्लैंड। तो जैसे मैं पूछ रहा हूं सिरसा में पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, तो आप बता देंगे। सिरसा से अगर उनको इंग्लैंड कोई चीज ले जाना है तो पहले कहां ले जाना पड़ेगा? बंबई। चलिए हमारे बंबई आ जाइए। तो सिरसा से बंबई सामान पहले कौन सी गाड़ी पे जाता था? बैलगाड़ी। अंग्रेजों ने बोला बैलगाड़ी तो बड़ी स्लो है, कब सिरसा से निकलेगी, कब बंबई जाएगी, तो इसके बदले बुलाए रेलगाड़ी। याद रखिएगा पहला परिवर्तन रेल। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब पहला परिवर्तन रेल। अब दूसरा, ब्रिटिश वाइसरॉय उस समय रहता था कलकत्ता में और उसको अपने ऑफिसर्स को लेटर्स भेजना रहता था। तो जरा मेरी बात का जवाब दीजिए, अंग्रेजों के आने के पहले पत्र, लेटर्स कौन ले जाता था? कबूतर। वेरी गुड, कबूतर से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि कबूतर का एक प्रॉब्लम है, कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते। अच्छी बात है। एक होते थे घुड़सवार, पत्रवाहक। अंग्रेजों ने बोला ये कबूतरों का क्या काम, ये घुड़सवार तो इतना स्लो है, तो इसके बदले बोला टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। पहला था रेल, अभी आ गया मेल। और तीसरा उन्होंने एक अच्छा काम किया, यहां लाए आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने आधुनिक न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था में जब पनिशमेंट मिलता है तो जैसे आपके जो राम रहीम जी हैं, कहां है अभी? जेल। तो इन तीनों को हम आधुनिक शिक्षा और इसको हम एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, वो क्या हो जाएगा? जेल। तो 3 नए परिवर्तन आए, रेल, मेल और जेल। इसी के साथ दोस्तों 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। और नए वर्ग यानी क्या? एक प्रकार का काम करने वाले लोग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, शिक्षक वर्ग, शासक वर्ग वगैरह वगैरह। तो 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। पहला वर्ग वो था
जिसने आके यहाँ फैक्ट्रियां डाली, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया डाल दिया। तो इधर मैं दिखाऊंगा उभरते वर्ग के लोग, जो नए वर्ग के लोग समाज में आ रहे हैं। इन्होंने फैक्ट्रियां डाली, फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? मजदूर वर्ग। तो दूसरा वर्ग आ गया मजदूर। और तीसरा आधुनिक शिक्षा, आधुनिक प्रशासन के लिए आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये है आधुनिक भारत का निर्माण। अब पुराने वर्गों का क्या होगा? पुराना वर्ग कौन है? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। उसका क्या होगा? वो पहले से मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो उसको डर लगा, कमजोर हुआ। और तो इससे कुछ राजनीतिक प्रवृत्तियां इधर से आई, कुछ राजनीतिक प्रवृत्तियां इधर से आई, और इनके नाम से आप पहचान लेंगे कि इनके राष्ट्रवाद में क्या फर्क है। इधर का जो राष्ट्रवाद है उसके 3 प्रतिनिधि मैं आपके सामने रख रहा हूं, और क्योंकि आपसे मैं पूछते भी रहना चाहता हूं, इसके 3 प्रतिनिधि हैं। और पहला प्रतिनिधि जो है भारतीय राष्ट्रवाद का, वो मेरे लिए है शहीद भगत सिंह। किसी को उनके संगठन का नाम याद है? नौजवान भारत सेवा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दूसरे मेरे इधर के प्रतिनिधि हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। उनके मरने के बाद उनके सिद्धांतों पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसका नाम किसी को याद है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरी कैटेगरी को जरा ख्याल से देखिएगा। अब मैं एक नाम नहीं ले रहा, मैं 4 नाम ले रहा हूं। 4 नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम कांग्रेस। आपने ना जवाब तो सही दिया, पर कंजूसी, आप बड़ी कंजूसी से जवाब देते। पूरा नाम बोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। तो इधर के 3 नाम देख लीजिए। नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इधर के जो लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनको डर लगा अपना क्या होगा, अपने तो पावर कम हो रहा। तो सबसे पहली बात देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका पावर कम हो रहा है, उन्होंने कहा हमारा मजहब संकट में है। तो मुसलमान नवाब क्या कहेगा? इस्लाम खतरे में। हिंदू राजा क्या बोलेगा? हिंदू धर्म खतरे में। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में होती है लोगों की सत्ता। तो याद रखिए, जब कोई कहता है कि मेरा धर्म खतरे में है, उसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है। तब ये हिंदू मुसलमान राजा नवाब साथ में आए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति लगाई, तो उसमें से 2 प्रकार के राष्ट्रवाद निकले। और उसमें शुरुआत में तो केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में आकर कुछ शिक्षित वर्ग के अपर कास्ट, वकील वगैरह वगैरह लोग उनके साथ जुड़ गए। तो मैं 2 नाम पहले आपको बताता हूं, पहचानिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। वेरी गुड। दूसरे व्यक्ति का नाम, वो हमारे महाराष्ट्र के, थोड़ा उनका परिचय दे देता हूं। पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी थे, अंडमान की जेल में गए। सवाल आपको तो पहले से आपको बोलने वाला था। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। लोगों ने कहा अंग्रेजों से मांग लो माफी, तुम 24 साल के हो, जिंदगी आगे पड़ी है। भगत सिंह ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर उतर गए जेल में। एक ही काम किया जेल में जाके, लगातार लेटर पे लेटर, माफ कर दो, इसके बाद आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मुझे पेंशन भी दे देना, मैं अपना काम करते रहूंगा। विनायक दामोदर सावरकर। बाद में उन्होंने कौन सी पार्टी की ज्वाइन की? हिंदू महासभा। तो दोस्तों यही सवाल है। इधर के लोगों ने कहा हमको एक अच्छा भविष्य बनाना है। इधर के लोगों ने कहा हमारा अच्छा भविष्य इतिहास में था। और ये फर्क बताने के लिए मैं 2 यहां आपके सामने प्रतिनिधि रख देता हूं। खैर, प्रतिनिधि रखने के पहले एक काम तो मैं तीसरा एक बड़ा संगठन तो बताना ही भूल गया। मुस्लिम लीग ने कौन से राष्ट्र की बात की? मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू महासभा ने कौन से राष्ट्र की बात की? हिंदू राष्ट्र। भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर ने कौन से राष्ट्र की बात की? भारतीय राष्ट्र। इधर मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और संगठन बना 1925 में। जो पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते। कौन से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 1925। उसको कौन सा राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र। ख्याल कीजिएगा, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको एक ऐसे प्रकार की राजनीति चलाना है जो लोगों में बंटवारा करती रही।
जो देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध योगियों को गांधी ने इंडियन नेशनलिज्म की कड़ी में जोड़ा, उसके खिलाफ जाके इन्होंने नफरत फैलाने की बात की। और मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। यहीं से दंगों की शुरुआत होती है। याद रखिए, भारत में दंगे कब शुरू हुए? दंगे शुरू होते हैं अंग्रेजों के आने के बाद। यहां पहले झगड़े होते थे, जमीन का झगड़ा है, दूसरी बातों पे झगड़े होते थे, पर वो कभी राजनीतिक स्वरूप नहीं लेते थे। अब इसका एक राजनीतिक स्वरूप आ गया अंग्रेजों के आने के बाद। तो खैर, अब मैं ज्यादा बातें छोड़कर केवल इस बात पर फोकस करूंगा कि आज देश में कौन से मुद्दों को हल करने की जरूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, धर्म के नाम की जो राजनीति है वो कौन से मुद्दे सामने रखती है। ठीक है, तो पहले मुझे तो लगता है आज सबसे बड़ी बात यह है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, और देश में जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं उसको रोकने का तरीका, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, ये इसकी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अब इधर से कौन सा एजेंडा आता है? पहला एजेंडा आया, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, हर 5 साल चुनाव के पहले मंदिर बनाने आ जाएंगे। अब तो खैर बन भी जाएगा। नंबर 1, फिर बुरा मत मानिएगा, मैं हर एक पशु का आदर करता हूं, पर उन्होंने फिर एक मुद्दा चालू किया, गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, दलित उसमें काम करता है। तो दलित मुसलमानों का क्या हाल हुआ? पिछले 6 साल में भारत में पीट पीट कर मार डालना, लिंचिंग के नाम पे जितनी घटनाएं हुई है, उसमें इंडिया दुनिया में सबसे आगे रहा है। और इसी बीच बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या मजे की बात है। खैर, अभी आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर आप मत पड़िएगा, स्वामी जी कह रहे हैं। दूसरा, अब ये बीफ का मामला वास्तव में न इनको मंदिर से कोई लेना देना है, न गाय से लेना देना है। गाय को लेना देना रहता है तो किसान को लेना देना रहता है, जो प्यार से उसको पालता है, उसके गोबर से अपनी खाद बनाता है, दूध का व्यवसाय करता है। इनको केवल उसकी राजनीति करना है। इसलिए आपको एक घटना याद करूं, अभी चुनाव हुए 2019 में, 2014 में, हर जगह इन्होंने गौ माता को सामने लाया, पर 3 जगह नहीं लाया। कौन सा? केरल में बोला ठीक है, मेन्यू में बीफ है, चलने दो। गोवा में बोले तो उनकी संस्कृति का भाग है, चलने दो। नॉर्थ ईस्ट में बीफ पार्टी अटेंड करना पड़ेगा तो कर लेंगे। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और सिद्ध करने के लिए मैं एक और व्यक्ति को आपके सामने रखूंगा। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, एक हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी। आपको तो पता अटल बिहारी वाजपेयी। खैर, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा हूं आजकल। बायोग्राफी के पेज 236, विजय त्रिवेदी की बायोग्राफी पेज 236 पे लिखा है, अटल जी एक बार अमेरिका गए लेक्चर टूर पे। लेक्चर के बाद खाना परोसा जा रहा था। खाना परोसा जा रहा था तो अटल जी के जो बाजू में बैठे थे बोले, अटल जी ये क्या है? ये तो बीफ परोस रहे हैं, हमको बीफ दे रहे हैं। अटल जी हंस दिए, अरे बीफ दे रहे तो क्या हो गया? कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। तो मैं दोस्तों ज्यादा बात कि लोग भावनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, भावनाएं, इमोशंस। हमें कौन से मुद्दे उठाने की जरूरत है कि जब एक, जैसे हमारे दोस्त ने कहा, एक गरीब औरत सड़क पे मर रही है, या हॉस्पिटल में बच्चे ऑक्सीजन न होने के कारण मर रहे, गांव के किसान खेती को न संभालने के कारण आत्महत्या कर रहे, वो हमारे मुद्दे होना चाहिए। और इसका एक और उदाहरण देता हूं, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आ गया, बनने दो, कितने भी मंदिर मस्जिद बना दो। एक आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आजादी के बाद एक मुद्दा आया सोमनाथ मंदिर के बनाने का। बोले सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा था, सरकार ने इसको बनाना चाहिए। गांधी जी समय जिंदा थे, अभी 3 गोलियां उनकी छाती में नहीं डाली गई थी। गांधी ने कहा हिंदू समाज अपना मंदिर बनाने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, छोड़ दो इस बात को। और यही बात कैबिनेट ने अपने प्रस्ताव में रखी कि सरकार मंदिर नहीं बनाएगी। आज सरकार मंदिर
बनाने वाली है। खैर मेरा बात यहाँ नहीं थी, सरकार मंदिर बनाने की अभी आ रही है। 70 साल में देश गांधी से लेकर जहां तक पहुंचा उसकी यात्रा देखिए। पर उसी के साथ जब गांधी ने कहा कि सरकार मंदिर नहीं बनाएगी, तो उनके एक बड़े शिष्य जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में आप व्हाट्सएप पे बहुत पढ़ते होंगे, कितने अय्याश थे, इनके कपड़े धुलने पेरिस में जाते थे, ये लड़कियों से घिरे रहते थे वगैरह वगैरह। जो सुन लो, एक फोटो पॉपुलर किया जा रहा है, एक लड़की उनको पीछे से ऐसा चिपा हग कर रही, किस कर रही, वो लड़की उनकी भांजी है। और बताया जा रहा है कि कोई भी लड़की आके ऐसा करती थी। खैर जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात को अपने अंदाज में कहा, बोले सरकार ये मंदिर नहीं बनाएगी, पर सरकार दूसरे मंदिर बनाएगी जिसका नाम होगा भाखड़ा नंगल डैम, जिसका नाम होगा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम होगा इंडस्ट्री, वो मंदिर सरकार बनाएगी। ये जहां आप पूजा पाठ करते हो वो समाज अपने मंदिर बना सकता है। तो अंत में दोस्तों, आज हम कहां खड़े हैं, कहां जाना है। जब मैंने कहा छत्रपति जी की याद का सबसे बड़ा मेमोरियल ये होना चाहिए कि सच्चाई समाज के सामने आना चाहिए। पत्रकारिता का मूलभूत उद्देश्य है कि सरकार पे कंट्रोल रखे। आप गलत दिशा में जा रहे हो, ये दिशा नहीं है, दिशा है गरीबी भुखमरी के उन्मूलन की। और वो पत्रकारिता को आगे ले जाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम छत्रपति जी की स्मृति को यही नहीं रोकेंगे, पूरे देश के जर्नलिज्म के विद्यापीठों में उनको फैलाएंगे। नंबर 2, ये भी देखिए कि आज दंगे बढ़ते जा रहे हैं, दंगे बहुत बढ़ गए। और एक आपको बुरा न माने तो बता दूं कि दंगों बढ़ने के साथ साथ 1992 के पहले बीजेपी का पावर कितना था आप जानते हैं। सौभाग्य है कि यहाँ अभी सौभाग्य है, दुर्भाग्य फिर से तो आपने उन्हीं को चुन के दिया, थोड़ा सा 30% थी वो मुख्यमंत्री, तो वही है ना, ठीक है। तो खैर इनका पावर बढ़ा और इनके ऊपर एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है कि बीजेपी का पावर कैसे बढ़ा। येल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना है क्या? बिल्कुल सुना है आपने, तो कुछ मैंने नहीं सुना था पहले। मैंने कब सुना पता है आपको? वो जो अपनी MHRD मिनिस्टर महोदय थी ना, वो बोली थी, उनको लोगों ने बोला आप तो अनपढ़ हैं, तो बोले मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ, पहचान लिया आपने? हाँ वही स्टार जब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला मैं येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ, मैं भी फॉलो करने लग गया येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च को। और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च अभी आया है, जहां जहां दंगे होते हैं, दंगे होते हैं करवाए जाते हैं, जहां जहां भी दंगे करवाए जाते हैं उस एरिया में थोड़े कुछ महीनों सालों बाद जाके एक पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जो आपके राज्य में राज्य कर रही है। भले ही उप मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का है, ये मेरा अध्ययन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड बाई स्मृति ईरानी जी, उस यूनिवर्सिटी का ये ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों अंत में हम करें क्या? मैं दोस्तों से बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिरसा जैसी जगह में आप ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, पर 3-4 सुझाव मेरे हैं। सुझाव नंबर 1, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं कि समाज में नफरत को फैलाया गया है, नफरत को फैलाया गया है गलत धारणाओं के आधार पे। मंदिर फैलाए, मंदिर तोड़े गए, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, आतंकवाद है, ये है वो है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, बाहर कुछ किताबें हैं उसमें से आप देख लीजिएगा। तो नफरत, जिस चीज का संदेश हमारे संतों ने दिया वो मोहब्बत समाज में लाना जरूरी है। मोहब्बत के बीच में मजहब की बाउंड्री नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू सिख के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में, सभी धर्मों के बीच में एक मोहब्बत का जज्बा तभी हम पैदा कर सकते हैं जब हम गलत धारणाओं का मुकाबला करें। और उसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस काम को आगे ले जाएंगे। उसके लिए हो सकता है हम अपने हर शहर में 25-30 वॉलंटियर ट्रेन करें, जो इतिहास की बातों को, आज की बातों को गहराई से समझें और गहराई से वो समाज के स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शंस में, जगह जगह एक सच्चाई को ले जाए कि मंदिर क्यों तोड़े गए, हमारा सच्चा इतिहास, प्रेम मोहब्बत का इतिहास कैसा है, इस बात को ले जाने के लिए हम कुछ वॉलंटियर्स को खड़ा करें, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है। दूसरा, एक जो सांप्रदायिक सद्भावना है अलग धर्मों के लोगों के बीच में, उसको पैदा करने के लिए एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, एक दूसरे के त्योहारों का आनंद लेना
और जो हमारी परंपरा रही है मेल जोल की, उस परंपरा को आगे ले आना। और 3 जो मुझे लगता है, एक तो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करना बहुत जरूरी है। जो आप लोग साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, वैज्ञानिक सोच, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए देश में जो दूसरे संगठन हैं उनसे तालमेल करके चलना जरूरी है। और आप में से कई दोस्त लोग ये कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी मिलकर करेंगे। पर इतना जरूरी है कि आपके शहर में 25, 30, 40, 50 ऐसे वॉलंटियर खड़े किए जाए जो इन बातों को गहराई से समझ के समाज में इसको ले जाए। और अंत में अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं इतना कहूंगा कि मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है उसके आधार पे मैं 3 मेरे पिलर्स, मेरी आधारशिला को मैंने 3 आधार पे रखा है। पहली आधारशिला है सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करना। सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करना, नंबर 1। नंबर 2, आजादी के आंदोलन के सिद्धांत जो हमारे संविधान में आए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, उन सिद्धांतों के आधार पे चलना। और नंबर 3, एक सपना देखना। सपने देखे बगैर हम आगे जा नहीं सकते। कौन सा सपना देखना? सपना देखना यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का। ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हमें क्या बताता है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको पूरी इज्जत से जीने का अधिकार है। और ये इज्जत हमको मिलनी चाहिए, हमारे साथ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने इस रास्ते पर चलने के लिए जो अवार्ड्स का सिलेक्शन करते हैं और जिन दोस्तों को आप अवार्ड देते हैं उनको बधाई देते हुए इन सिद्धांतों पे हमारा समाज चले, इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हम आपके सुझावों पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इन्हें कार्य रूप देने की कोशिश करेंगे। आप सभी मित्रों से भी मेरा आग्रह है, राम पुनियानी जी की कुछ किताबें बाहर रखी हुई हैं, जिन्हें जो किताब पसंद है वे खरीद सकते हैं। आप ही के लिए है जो लेखक लिखता है। एक बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही जबरदस्त विचार प्रवाह के लिए हम आपके आभारी हैं। एक बार फिर से